बस वो मॉड और जिफ से आप कंफर्टेबल हो जाओ, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो यहाँ पर ही नहीं, आप जब डेफिनाइट इंटीग्रेशन करते हो एरिया में भी कभी कभी आ जाता है, तो वो चीज़ से आप कंफर्टेबल हो जाओगे तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। बिकॉज hello guys and welcome back. I am Fatima ma'am. We are studying continuity and we have already seen the concept of continuity कि function continuous होने के लिए what is the condition that is required. Today what we are going to see is some problems that have modulus and GIF, continuity problems based on modulus and GIF. So I would like you to check out the mod and GIF problems videos that we have, a video that we have uploaded in the basic mathematics playlist, so that you are able to be comfortable with mod and GIF. Also make sure that you have revised the concepts of limits very well, and you have watched the concept video of continuity, the introduction to continuity video that we have done before we proceed with this. All right, so once you have done with that, we can start, and let's do that now. Let's see our first question for the day. F of x is equal to p times gif of x plus 1 plus q times gif of x minus 1 is continuous at x is equal to 1 if. All right. तो अभी हमें देखना है कि ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं x इज इक्वल टू 1 पे। तो ये हम कैसे देखते हैं, LHL और RHL इक्वल होने चाहिए उसके लिए। सबसे पहले तो इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू टेक f ऑफ x इज इक्वल टू, ये जो जिफ के अंदर x प्लस 1 है उसमें से मैं ये 1 को बाहर निकालूंगी। ऐसा हम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी है जिफ की कि इफ यू हैव जिफ ऑफ x प्लस n यू कैन राइट इट एज जिफ ऑफ x, टेक दैट इंटीजर आउटसाइड, यहाँ पे n एक इंटीजर होगा। ठीक है, सेम चीज हम ये वाले पार्ट के साथ भी करेंगे। सो हियर यू विल गेट जिफ ऑफ x माइनस 1। ऑल राइट, नाउ x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है, तो x इज इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स देखते हैं। जब x 1 को नेगेटिव डायरेक्शन से अप्रोच करेगा, इसका मतलब होगा कि 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा होगा तो जिफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सिमिलरली जब पॉजिटिव डायरेक्शन से अप्रोच करेगा तो 1 से बड़ा होगा। इन दिस केस नाउ योर जिफ विल बिकम इक्वल टू 1। ठीक है, कंटिन्यूस होने के लिए आपको चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 1 पर इक्वल होना चाहिए। कंटिन्यूस होने के लिए नहीं, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए चाहिए, बट सिंस यहाँ पे फंक्शन की अलग से वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम LHL और RHL से ही प्रूव करेंगे। ठीक है, so you get limit extending to 1 minus of this function, which is p times gif of x plus 1 plus q times gif of x minus 1 should be equal to limit extending to 1 plus of the same function, which is p times gif of x plus 1 plus q times gif of x माइनस 1। ऑलराइट, अब जब x नेगेटिव डायरेक्शन से 1 को अप्रोच करेगा तो जिफ की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे लेट्स सिंपली राइट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 p टाइम्स 0 प्लस 1 प्लस q टाइम्स 0 माइनस 1। यहाँ पर जिफ की वैल्यू 1 होगी, becomes p times 1 plus 1 plus q times 1 minus 1. So there's no x, so no need of writing the limit again. You can simply write it as p minus q is equal to 2p. What option do you think is correct over here? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? p और q को अगर यहाँ पर लेकर आ जाओगे तो आपको मिलेगा 2p minus p plus q is equal to 0, which means that your answer is p plus q is equal to 0, जो कि है आपका ऑप्शन b। सिंपल easy जिफ क्वेश्चन, यस, सिर्फ वो एक प्रॉपर्टी लगानी थी। दिस इज अ गुड वन। there's a function given sin of minus x square का जिफ upon minus x square when x is not equal to 0 and it is k when x is equal to 0. If this function is continuous at x is equal to 0, then you have to find the value of k. Alright, so if this function is continuous at x is equal to 0, क्या हम बोल सकते हैं कि f of 0 जो है वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स दोनों की इक्वल आएगा, है ना? यहां पर
there is no value, there is no option, I mean, that says that the value does not exist. मतलब वैल्यू एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं होंगे. अगर ऐसा कोई, मतलब वो बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर रहा है कि वो दोनों इक्वल है. आप है ना इस चीज को नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझोगे, बिकॉज वहां पर एक ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, एंड दैट ऑप्शन विल बी ट्रू ओनली इफ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स आर नॉट इक्वल. हियर सिंस इट इज नॉट गिवन, मतलब वो बाय डिफॉल्ट इनडायरेक्टली बोल रहा है कि वो है बाबा इक्वल. अगर वो इक्वल है तो आपको दोनों में से एक ही कैलकुलेट करने की जरूरत है. या तो आप लेफ्ट हैंड निकालो या तो आप राइट हैंड निकालो, आपकी मर्जी. ठीक है. और एफ ऑफ जीरो को उससे इक्वेट करो, बिकॉज दिस ओनली वन वेरिएबल ना हियर. दिस वन ओनली वन वेरिएबल, यू डोंट नीड टू इक्वेशंस, यू कैन जस्ट मेक डू विथ वन इक्वेशन ओनली. तो लेट्स टेक जीरो माइनस ले लेते हैं. ठीक है. अगर x का वैल्यू जीरो को नेगेटिव डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है, दिस मीन्स दैट योर x इज लेस देन जीरो. दिस मीन्स दैट योर x इज लेस देन जीरो. अच्छा, एक्स स्क्वायर को फर्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा. माइनस एक्स स्क्वायर फिर हमेशा नेगेटिव होगा. तो माइनस एक्स स्क्वायर का जिफ जो है वो क्या बन जाएगा, -1. इसीलिए it doesn't make any difference, because even if x was approaching from the positive direction, you will still get the same thing, which is why your left hand and right hand limits here are equal. So you are getting k is equal to limit extending to 0 sine of minus x square का जिफ डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर का जिफ. अच्छा, यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स का फॉर्मूला मत लगा देना. वो फॉर्मूला की कंडीशन ये है, लिमिट्स के ट्रिगो वाले वीडियो में ही बताया था कि वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब काम करता है जब एंगल जो है वो जीरो को अप्रोच करता है. यहाँ पे एंगल जीरो को अप्रोच नहीं कर रहा है, यहाँ पे एंगल -1 है, तो आप वो फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते. -1 जीरो को बिल्कुल भी अप्रोच नहीं कर सकता, वो जीरो से बहुत दूर है. ठीक है. तो यहाँ पर आप जिफ की वैल्यूज डाल दो, आपको मिलेगा साइन ऑफ -1 अपॉन -1. अगेन यू कैन नॉट यूज दैट फॉर्मूला, साइन एक्स अपॉन एक्स का फॉर्मूला आप नहीं यूज कर सकते, बिकॉज एंगल इज नॉट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो. ठीक है. यहाँ पर देखो उन्होंने दिया भी ऑप्शन में 1 आपको कंफ्यूज करने के लिए, और बच्चे करते हैं ये, इवन दो दे नो. ये हेस्ट में हो जाता है गड़बड़ी में, क्या अरे साइन एक्स अपॉन एक्स है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है, कैंसिल कर दो आ जाएगा 1. बट ऐसा नहीं होता है. अच्छा, साइन ऑफ माइनस थीटा, तभी इसमें लिमिट की जरूरत नहीं है, एक्स है ही नहीं. माइनस साइन 1 अपॉन -1 हो जाएगा. माइनस साइन 1 अपॉन -1 विल गिव मी नथिंग बट साइन ऑफ 1, विच इज योर ऑप्शन सी. दैट इज योर आंसर. ओके, आई होप यू गॉट इट. गुड क्वेश्चन, आई लाइक इट. दोनों लिख लो. देयर इज अ स्मॉल एरर ओवर हियर, लेट अस फिक्स इट. ये होगा p minus q is equal to 2p, which means that p plus q is equal to 0 is your answer. ठीक है. Great, awesome. Note it down, we'll move ahead. ठीक है. अब ये देखो यहाँ पे there is an option that says none of these. Continuous है, there are two limits अलग अलग से defined. यहाँ पर वो none of these options कब ट्रू होगा, जब आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होंगे, मतलब आपको इसमें दोनों निकालने पड़ेंगे. अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता तो मतलब वो वैल्यू आपकी इक्वली आती है हमेशा, आपको निकालने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती. तो चलो पहले वो दोनों निकाल के चेक करते हैं. वो दोनों अगर इक्वल आएगा तो वही फंक्शन का भी वैल्यू हो जाएगा. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा यहाँ पे, ये देखो ये है x लेस देन जीरो के लिए. यहाँ पे जिफ है, वो जिफ भी हम लिख लेते हैं. अगर x जीरो से छोटा होगा तो जिफ की वैल्यू -1 होगी, और जब x जीरो से बड़ा होगा तो जिफ की वैल्यू 0 होगी. ठीक है. तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट व्हेन यू आर टेकिंग, सॉरी, दिस इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ कॉस ऑफ π/2 into gif of x upon gif of x. Correct. gif of x here will be -1 because negative direction से approach कर रहा है जीरो को. तो here you are getting cos of minus π/2 upon -1. cos minus π/2 is 0, तो इसका आंसर तो 0 आया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. RHL मतलब जब लिमिट x को
पॉजिटिव डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है, जब लिमिट एक्स को पॉजिटिव डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है, तब आपका ऊपर वाला फंक्शन है साइन ऑफ जिफ एक्स अपॉन जिफ ऑफ एक्स प्लस 1. In this case, your gif is equal to 0. So, let me write it here only. Limit x tends to 0, sine 0 upon 0 plus 1, which is also 0. मतलब वो दोनों equal ही है, LHL and RHL are both 0. Function का value will also be 0. So, your answer is option A, k का value becomes 0. ठीक है? चलो, let's see the next one. F of x is equal to 1 plus mod of sine x, a upon mod of sine x when x lies between minus pi by 6 and 0, and b when x is equal to 0, and e raised to tan 2x upon tan 3x when x lies between 0 and pi by 6. This is continuous at x is equal to 0. Then what are the values of a and b? ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ओनली डिफरेंस इज दिस इज अ मॉड प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ अ जिफ प्रॉब्लम. मॉड क्या बोलता है? लेट्स फॉरगेट अबाउट द मॉड, ये सबसे इजी दिख रहा है. एक्स 0 पे है ना, तो दिस इज एक्स राइट हैंड लिमिट ऑफ 0. तो राइट हैंड लिमिट ऑन 0 you will get limit extending to 0 of e raised to tan 2x upon tan 3x. अच्छा, ये लिमिट पावर में चला जाएगा, ये लिमिट पावर में चला जाएगा, तो दिस इज व्हाट यू विल गेट. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 tan 2x अपॉन tan 3x. ये पता है आपको, शॉर्टकट है इसका. आप इसको अगर x से डिवाइड करोगे तो आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा. उतना मेरे को मेहनत नहीं करनी है, तो मैं सीधा लिखूंगी e raised to 2/3. अच्छा, f of 0 जो है वो इसकी इक्वल होगा ना, f of 0 इसको इक्वल होगा. मतलब कैन आई से दैट माई f of 0 इज दिस ओनली, एंड f of 0 क्वेश्चन में क्या है? b, विच इज e raised to 2/3 ओनली. वैसे तो एक ही आंसर है, बट देट इज अ नन ऑफ दीज ऑल्सो, सो यू विल हैव टू प्रोसीड. हाँ, अगर एक और ऑप्शन होता जिसमें e raised to 2/3 नहीं होता, तो आपका सम यहीं खत्म हो जाता. ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखो. लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0 का लेफ्ट हैंड लिमिट. अच्छा, जब x 0 से छोटा है तो साइन एक्स भी 0 से छोटा होगा, है ना. जब x 0 से छोटा होगा तो साइन एक्स भी 0 से छोटा होगा. साइन एक्स अगर 0 से छोटा है तो मॉड साइन एक्स क्या होगा? माइनस साइन एक्स, है ना. क्यों? क्योंकि अगर x 0 से छोटा होता है तो मॉड x जो है वो माइनस एक्स के इक्वल हो जाता है ना. तो अब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आने वाला है? लेफ्ट हैंड लिमिट यू आर गोइंग टू गेट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ 1 प्लस मॉड साइन एक्स रेज टू a अपॉन mod sin x. We have just seen that since x is less than 0, mod sin x is going to become 1 minus sin x. Here also you will get a upon minus sin x. कौन सा लिमिट का फॉर्मूला आएगा यहाँ पर? कौन सा लिमिट का फॉर्मूला आएगा? द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाय एक्स इज इक्वल टू e. ये देखो, ये वाला और ये वाला सेम होना चाहिए. a जो है वो पावर के बाहर निकल जाएगा. इधर भी माइनस साइन एक्स है, इधर भी माइनस साइन एक्स है. यू आर गोइंग टू गेट e रेज टू a. नाउ दिस e रेज टू a विल बिकम इक्वल टू e रेज टू 2/3. मतलब कि a का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है? 2/3, which makes your answer a is equal to 2/3, b is equal to e raised to 2/3. यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन बी. ठीक है, गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टूड. अच्छे क्वेश्चंस है ये. There are questions that are made to so that you just look at them and you don't do it. It looks complicated, but you just have to break them down so that it is not intimidating anymore. बस वो मॉड और जिफ से आप कंफर्टेबल हो जाओ, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो यहाँ पर ही नहीं, आप जब डेफिनाइट इंटीग्रेशन करते हो, एरिया में भी कभी कभी आ जाता है, तो वो चीज़ से आप कंफर्टेबल हो जाओगे तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा. बिकॉज दिस इज अ वेरी ईजी टॉपिक, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं एज लॉन्ग एज यू आर कंफर्टेबल विथ मॉड एंड जिफ. ओके, नोट दिस डाउन. Here we go. Okay. F of x is a function that is given x minus mod of x minus x square. You have to check
it's whatever it is at x is equal to 1. Okay, up, look at this. Let me write this as f of x is equal to x minus mod of, let's take this x common, 1 minus x. ठीक है. अच्छा, अभी अगर आपके पास मॉड ऑफ x माइनस ए होता है तो आप उसको लिखते हो x माइनस ए जब x की वैल्यू a से बड़ी होगी, और आप लिखते हो a माइनस x जब x की वैल्यू a से छोटी होगी. द सेम थिंग गोज फॉर मॉड ऑफ a माइनस x ऑल्सो. ठीक है. तो बेसिकली मॉड के अंदर वाली चीज जहां पर भी जीरो बन रही है, x माइनस ए की वैल्यू जीरो कब होती है, x इज इक्वल टू a पे, वहां पर आपको उसको उस मॉड को तोड़ना होता है. मतलब ये वाला जो मॉड है अभी वो दो पार्ट्स में टूटेगा, दो बार जीरो बन रहा है, वो दो बार जीरो बन रहा है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर और एक एक्स इज इक्वल टू वन पर. तो ये अगर आपकी नंबर लाइन है जीरो और वन पर, एक्स की वैल्यूज की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पर एक्स की वैल्यूज की क्या क्या कंडीशन हो सकती है. एक कंडीशन होगी जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी होगी, वहां पर ऑटोमेटिकली वो वन से भी छोटा हो जाएगा. एक कंडीशन होगी जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी पर वन के से छोटी होगी, यानी कि दिस रीजन, एंड यू हैव वन वैल्यू वेयर x इज ग्रेटर देन वन, मतलब वो जीरो से भी ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा. तो इन रीजन्स में अब ये मॉड की क्या कंडीशन होगी, जब x जीरो से छोटा है, इन दिस केस mod x will be equal to minus x and mod of 1 minus x will be equal to 1 minus x, right? So what are we getting here? You are getting minus x into 1 minus x. When x lies between 0 and 1, mod x जो है वो positive होगा, but this will remain negative only. And when x is greater than 1, which means that x is greater than 0 also, in this case, mod x will be equal to x and 1 minus x will also be equal to x minus 1. Done. That is your question. This was the hard part. Let us simplify this a bit further. What are we getting here? You are getting x plus x minus x square, which makes it 2x minus x square. ठीक है. This is when x is less than 0. Then you have नीचे x minus x plus x square, which is simply x square. This is when x is between 0 and 1. And finally you have x minus x square plus x, which is 2x minus x square again. This is when x is greater than 1. आपको सिर्फ 1 पे चेक करना है तो जीरो वाले पार्ट की तो जरूरत ही नहीं है. लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1 will be equal to limit extending to 1 of x square, which is 1 only. F of 1 and right hand limit are the same. So f of 1 is equal to the right hand limit. This will be equal to limit extending to 1 of 2x minus x square. If you put x is equal to 1 here, you are going to get 2 minus 1, which is also 1. LHL is 1, RHL is 1, which means that your function is continuous at x is equal to 1, which is your option B. That is your answer. ठीक है. So if you have seen the mod and GIF wala video, this must have been very easy for you. You just have to break it. ये देखो, I would like you guys to try this on your own because it's pretty straightforward. You have to break it at the same two places. Only difference is instead of multiplication there you have addition. So if you want, you can note this one down first. I've not completed this. You can write the continuity conditions on your own, please. This one, do it on your own, pause and do it. I will load the solution for you so that you can cross check. All right, there you go. This one is also continuous at x is equal to 1. I hope you got it. All right, so let's move on from here. Easy questions. All right, let's see the next one. If f of x is equal to gif of x, g of x is equal to 0 when x belongs to the set of integers, and it is equal to x square when x belongs to the set of all real numbers except integers, matlab when x is not an integer basically, then which of the following is incorrect at x is equal to 1? Okay.
So, if you look at the options, I have two options where I see limit extending to 1 and there's one option that says x is equal to 1. तो मैं क्या करूँगी, instead of having this random function that is defined everywhere, let me see the definition of this function at x is equal to 1 और उसके आसपास जो भी रहेगा. अगर आप x is equal to 1 के लिए f of x पे लेते हो तो दो कंडीशन आएगी. f of x अगर gif of x के इक्वल है तो there will be one condition wherein it is either less than 1 और इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो अगर ये g ऑफ x है तो लेस देन 1 पे इसकी वैल्यू 0 होगी और ग्रेटर देन और 1 पे यानी 1 और 2 के बीच में. ओके, आई शुड स्पेसिफाई दैट, नॉट ऑलवेज, इट विल बी बिटवीन 1 एंड 2 और ये भी 0 और 1 के बीच में. ओके, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2. ठीक है, हियर इट विल बी 1. g of x तो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हियर कि इसके कंटिन्यूटी की क्या कंडीशन है. ऑफ कोर्स इट इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, तो ये ऑप्शन करेक्ट है. डी मत मार्क कर देना जोश में, आपको इनकरेक्ट आंसर पूछा है. ओके, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, मतलब वो एलिमिनेट हो गया, इट्स आउट ऑफ द पिक्चर नाउ. And anyway, if you look at the options very closely, there is one option that says g of f is continuous, another option that says g of f is not continuous. So it kind of has to be one of those two. मतलब both of them cannot be simultaneously true ना, वो दोनों में से कोई एक ही होगा. तो दैट्स हाउ यू शुड थिंक. मतलब अगर आपने वो आइडेंटिफाई किया ना तो आप ये सब चीज़ों में इतना टाइम वेस्ट भी नहीं करोगे. ठीक है, बट ऑल राइट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 g of x आपको अगर देखना है, x is equal to 1 पे it is going to be 0 because definitely x is equal to 1 तो एक integer है. और जब x less than 1 हो या greater than 1 हो, जो भी हो, in that case it will become equal to x square. अगेन अगर आपने यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट या फिर लिमिट ही निकालने की कोशिश की तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 1 g of x जो है आपको मिलता है x स्क्वायर का लिमिट 1 पे विच इज इक्वल टू 1, जो कि ऑफकोर्स 0 के इक्वल नहीं है. मतलब ये वाला आंसर भी करेक्ट है. हाँ, लिमिट एग्जिस्ट करता है बिकॉज लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों भी 1 ही है, बट वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है. मतलब दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. इनकरेक्ट फाइंड करना है, तो ये दोनों वैसे भी वो जाने ही वाले थे, आपका काम इन दोनों ऑप्शन से ही होना चाहिए. अब g ऑफ f इज नथिंग बट द कंपोजिट फंक्शन. ओके, g ऑफ x जो है आपको दिया है कि वो 0 है जब x एक इंटीजर होगा एंड इट विल बी एक्स स्क्वायर जब x एक इंटीजर नहीं होगा. ओके, सिंपल, आई विल राइट इट लाइक दिस. नाउ इफ यू वांट g ऑफ f ऑफ x, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0 कब, जब f ऑफ x एक इंटीजर होगा एंड इट विल बी एक्स स्क्वायर व्हेन f ऑफ x इज नॉट एन इंटीजर. आपको अगर आपने थोड़ा सा लॉजिक यूज किया तो f ऑफ x ना, अभी ये वाला चीज कोई पॉइंट पे नहीं स्पेसिफाइड है, आपको थ्रू आउट इट्स डोमेन देखना है. f ऑफ x जो है वो gif ऑफ x है, उसका आंसर हमेशा इंटीजर होगा. उसका आंसर हमेशा इंटीजर होगा, ये वाला कंडीशन कभी आएगा ही नहीं. आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, x की आप कोई भी वैल्यू ले लो, आपको f ऑफ x का आंसर एक इंटीजर ही मिलने वाला है. उसका डेफिनेशन है वो कि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो उसका आंसर इंटीजर छोड़ के और कुछ हो ही नहीं सकता. मतलब g ऑफ f के लिए हमेशा वैल्यू 0 ही होने वाली है. g ऑफ f के लिए हमेशा वैल्यू 0 ही होने वाली है. अब 0 में क्या कंटिन्यूटी, वो तो हमेशा ही कंटिन्यूस है. एक सिंगल फंक्शन है अगर, वो तो हर जगह पे कंटिन्यूस है. वो हर जगह पे अगर कंटिन्यूस है तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ये तो सही है. तो गलत आंसर आपका सी हो गया. दैट इज योर आंसर. Okay, so this is a good question in the sense that you should be able to know where to start it. करना कुछ नहीं था इसमें, there is no calculation or anything, it is entirely logical, but you have to know where to start it, and most importantly वो incorrect वाला word जो है वहां पर आपको धोखा नहीं देना चाहिए. ठीक है, चलो note this down and we can move ahead. Okay, you have f of x is equal to a प्लस 3 cos x अपॉन एक्स स्क्वायर जब x की वैल्यू 0 से छोटी है और x इज इक्वल टू 0 या x ग्रेटर देन 0 पे. देयर इज अनदर डेफिनेशन.
It is continuous everywhere. मतलब of course it is continuous at x is equal to 0 also. You have to find mod a upon b square. मतलब बेसिकली a और b फाइंड करना है. ये mod a अपॉन b स्क्वायर इसके लिए ऐसा अजीब सा इसलिए देते ताकि आप ऑप्शंस डाल के चेक ना कर सको. बहुत स्मार्ट है वो लोग. ठीक है. तो पहले तो LHL देखो. LHL अगर आप देखोगे यहाँ पर ना थोड़ा आपका लिमिट्स का रिविजन होगा अच्छे से. नॉट जस्ट फॉर्मूला, एग्जैक्ट कंसेप्ट का पूरा. इफ यू लुक एट दिस, द डिनोमिनेटर ऑफ दिस इज 0, है ना. इफ यू आर पुटिंग x का वैल्यू एज 0, द डिनोमिनेटर बिकम 0. डिनोमिनेटर अगर 0 है तो लिमिट की फाइनाइट वैल्यू आने के लिए कंपल्सरीली न्यूमरेटर ऑल्सो हैज टू बी 0. कंपल्सरीली न्यूमरेटर ऑल्सो हैज टू बी 0. यानी कि यहाँ पर जब आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 न्यूमरेटर पे लगाओगे आपको आंसर आना चाहिए 0, which means that your a plus 3 cos x must be equal to 0. cos 0 I mean a plus 3 cos 0. cos 0 की वैल्यू गाइस 1 होती है, तो आपको a की वैल्यू मिल गई -3. तो अब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया? आपका लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 -3. ये कंसेप्ट याद है ना? एक अलग से फाइनाइट लिमिट्स का वीडियो बनाया था इस पे. अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप वो चेक कर लीजिए. वहां पर इसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे और ये आते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली. इसका हमने इनफैक्ट एक एडवांस का भी क्वेश्चन देखा है. -3 + 3 cos x upon x square. Alright, let's take this -3 outside. You will be left with 1 minus cos x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. अच्छा, इसका तो आंसर हमें पता है हाफ होगा. ये -3 बाहर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हाफ. तो दैट इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट. ठीक है, ए की वैल्यू मिल गई है. ओके, बी निकालना है अभी. राइट हैंड लिमिट के लिए सबसे पहले तो दिस इज गोइंग टू बी लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस बी tan ऑफ, वो जिफ है तो 3 को जिफ के बाहर निकाल सकते हो. अभी आपको पता होना चाहिए ये चीज. ठीक है, x 0 को पॉजिटिव डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है. 0 को अगर पॉजिटिव डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है यानी कि जिफ क्या होगा? 0. मतलब यहाँ पर तो मेरे पास सिर्फ π/3 बच गया. अच्छा, इधर RHL में मेरे पास दिस इज ऑलरेडी इक्वल टू LHL. ओके, सो दिस इज -3/2 के इक्वल होना चाहिए. अच्छा, x बचा ही नहीं है वहां पे. b tan ऑफ π/3. tan π/3 is tan 60. tan 60 happens to be √3. दिस इज गिवन एज इक्वल टू -3/2. b की वैल्यू आपको -√3/2 आ जाएगी. आपने अगर b स्क्वायर किया तो आपको मिलेगा 3/4. आपको चाहिए मॉड ऑफ a अपॉन b स्क्वायर. मॉड ऑफ a, मॉड ऑफ -3 3 होता है. 3 डिवाइडेड बाय 3/4. ये कैंसिल हो गया. 1/4 ऊपर आएगा और आपको देगा 4. मॉड ऑफ a अपॉन b स्क्वायर है. सॉरी, देयर यू गो. ठीक है, इजी. तो एक बार एडजस्ट हो जाओगे जिप से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. फिर तो क्वेश्चंस ऐसे ही अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. ठीक है, ओके गाइस, चलिए नोट कर लीजिए इसको भी. लेट्स मूव अहेड देन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. ओके, दिस ऑल्सो लुक्स सो डेंजरस. जिफ है, दैट इज अ फ्रैक्शनल फंक्शन. जहां पे जिफ और मॉड कराया था वहां पर फ्रैक्शनल फंक्शन भी कराया है. फ्रैक्शनल फंक्शन वो भी रूट के अंदर. अच्छा, फ्रैक्शनल फंक्शन के लिए एक बेसिक फंडा याद रखो. देयर इज जस्ट वन रूल, यू हैव टू कन्वर्ट इट टू जिफ. देयर इज नथिंग एल्स. बहुत रेयर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें फ्रैक्शनल फंक्शन को के साथ आपको एक्चुअली कुछ और करना पड़ता है. majority of the times fractional function you have to convert to GIF. How do you convert fractional function to GIF? fractional function होता क्या है भाई? fractional function is nothing but x minus its greatest integer function. ठीक है, तो यहाँ पर ये फ्रैक्शनल पार्ट की जगह पे मैं लिख दूंगी tan x माइनस उसका जिफ. यानी कि अब आपको करना क्या है? आपको अब सिर्फ और सिर्फ जिफ निकालना है. π/4 दिया है, π/4 दिया है ना, π/4 पे दिया है. तो जब x की वैल्यू π/4 को नेगेटिव डायरेक्शन से अप्रोच करती है, इसका मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू तो π/4 से छोटी है. x की वैल्यू अगर π/4 से छोटी होगी तो tan x के बारे में आप क्या बोल सकते हो? tan x के बारे में आप ये बोल सकते हो कि वो 1 से छोटा होगा.
अगर tan x 1 से छोटा होगा तो उसका जो जिफ है वो 0 हो जाएगा। सिमिलरली जब x π/4 को कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन से अप्रोच, इसका मतलब है कि वो π/4 से बड़ा है, और इन दैट केस आपका tan x जो है वो 1 से बड़ा हो रहा है, मतलब आपका जो जिफ है इन दिस केस विल बिकम इक्वल टू 1। दैट्स इट, क्वेश्चन इज डन। लेफ्ट हैंड लिमिट आपको मिल रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, हाँ यहाँ पर इक्वल टू वाला पार्ट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4 माइनस ऑफ जिफ ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x माइनस जिफ ऑफ tan x। ठीक है, तो हमने पता कर दिया जब नेगेटिव डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है तब तो जिफ ऑफ tan x की वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x माइनस 0, और कुछ नहीं करना है, x का वैल्यू π/4 डालना है। यू आर गेटिंग स्क्वायर रूट ऑफ tan π/4 विच इज इक्वल टू 1, है ना। अच्छा, तो कौन सा, ये ए तो गलत हो गया, नहीं बी तो गलत हो गया, तो रॉन्ग है वो, तो डी भी नहीं हो सकता, फिर ये दोनों बचे। अभी RHL निकालो। RHL क्या मिलेगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू π/4 प्लस जिफ ऑफ tan x प्लस अगेन फिर से वही स्क्वायर रूट ऑफ tan x माइनस इट्स जिफ। तो ये होता है लिमिट एक्सटेंड्स टू π/4 जिफ ऑफ tan x when x is greater than π/4 the gif is going to be 1 plus square root of this is tan x minus 1। डाल दो वैल्यू, what will you get, you will get 1 plus square root of 1 minus 1, फिर से 1 ही आया। RHL भी यही होगा, फंक्शन का भी π/4 पे वैल्यू यही होगा, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है, वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। योर आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, ऑसम गाइस, चलो लिख लो, सिंपल। I just want you to get as accustomed as you can be to GIF and mod problems because they are very easy। करना कुछ नहीं है, बस जिफ और मॉड और फ्रैक्शनल पार्ट को देख के हम घबरा जाते हैं, वो हमें नहीं करना है, बस दैट्स इट। दैट इज द ओनली फंडा ऑफ सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ बिट लेंथी बट अगेन वेरी सिंपल। Number of points of discontinuity of f of x is equal to gif of 2 cos x where x belongs to 0, 2 pi। लिमिट्स के वीडियो में ही बताया था, जब हमने वहां पर ये जिफ और मॉड शुरू किया था, कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो इंटीजर वैल्यूज पे उसका लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करता है। तो इंटीजर वैल्यूज पे अगर लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगा तो इंटीजर वैल्यूज पे वो कंटिन्यूस भी नहीं होगा। इससे क्या पता चलता है मुझे, इससे मुझे ये पता चलता है कि मुझे 2 cos x की वो सारी वैल्यूज फाइंड करनी है जहां पर वो इंटीजर बन रहा है। 2 cos x जहां जहां पर इंटीजर बन रहा है मुझे वो सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो टू मेक इट इजियर फॉर यू I am going to draw the quadrant system। Okay, once you draw the quadrant system it becomes very easy। ये आपको पता है 0 है, this is π/2, here you have pi and here you have 3π/2। ठीक है, तो x is equal to 0 पर cos 0 की वैल्यू 1 होती है, वहां पर वो इंटीजर है, तो एक तो काम यहीं पे हो गया। पाई cos पाई की वैल्यू -1 होती है, -2 इट इज एन इंटीजर। π/2 पे 0 होता है, यहाँ पर भी नहीं होगा कंटिन्यूअस, 3π/2 पे भी 0 होता है, तो 4 वैल्यू तो ऐसी मिल गई। अब 2 cos x की और कौन सी इंटीजर वैल्यूज पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है। ओके, ये हमें मिल गया, यहाँ पर वो 0 बन रहा था, यहाँ पर वो 2 बन रहा था, और कौन सी वैल्यूज इंटीजर वाली वैल्यूज पॉसिबल है। cos x की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, cos x की वैल्यू अगर हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है तो 2 cos x की वैल्यू हमेशा 0 और 2 के बीच में लाई करेगी। सॉरी, नॉट 0 एंड 1, -1 और 1 के बीच में लाई करती है, एक्सट्रीमली सॉरी। -1 और 1 के बीच में अगर वो लाई करता है तो 2 cos x जो है वो -2 और 2 के बीच में लाई करेगा। और इसमें से -2, 2 और 0 हमने देख लिया है। अब हमें देखना है कि 2 cos x की वैल्यू 1 कहाँ कहाँ पे हो रही है। 2 cos x की वैल्यू 1 कब होगी, 1 या -1। 2 cos x की वैल्यू 1
या -1 तब होगी जब cos x की वैल्यू जो है वो हाफ या -हाफ होगी. बस दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू फाइंड. cos x की एक वैल्यू हाफ यहाँ पे आएगी. कौन से पॉइंट पे? cos x इज इक्वल टू हाफ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, वेयर cos x is equal to half in the first quadrant at even if you don't know it's fine, you just have to figure out कि आएगी वैल्यू वैसी. it will be at 60 डिग्री और एक यहाँ पर आएगी इस क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस पाई बाई 3 पे, और -हाफ जो है वो एक यहाँ पर आएगा पाई माइनस पाई बाई 3 एंड एक यहाँ पर आएगा पाई प्लस पाई बाई 3. डन. तो आपकी ये 4 थी और ये और 4 आ गई, टोटल 8 वैल्यूज हो गई. टोटल 8 वैल्यूज हो गई. अच्छे से अगर इसको लिखना है तो दिस इज देयर फॉर यू. दिस यू कैन रिमेंबर फॉर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स कि कोई भी अगर आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूटी, एक ट्रिगो का आपको एक वो बता रही हूँ यहाँ पे कि अगर कोई भी आपके पास ना मॉड है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट यू हैव मॉड cos x इज इक्वल टू √3/2, मतलब cos x की वैल्यू प्लस और माइनस √3/2 अगर है, अगर ऐसी वैल्यू है जो -1 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है, तो उसके लिए x की 4 वैल्यूज लाई करने वाली है. प्लस माइनस दोनों आ रहा है ना, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा पॉजिटिव और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा पॉजिटिव, वैसे ही सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको नेगेटिव वैल्यूज मिलेगी. तो दिस इज अ ट्रिक दैट यू कैन यूज विच विल मेक इट इजियर फॉर यू. अगर आपको वैल्यूज नहीं फाइंड करनी है, सिर्फ नंबर ऑफ वैल्यूज फाइंड करनी है, दिस इज समथिंग दैट यू कैन इजीली यूज कि ऐसे 4 वैल्यूज होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज फर्स्ट और फोर्थ में से, नेगेटिव वैल्यूज जो है वो सेकंड और थर्ड में. ठीक है, गॉट इट. ऑल राइट, तो दिस वॉज प्रेटी इजी. इतना सब लिखने की आपको जरूरत नहीं है, बट हाँ यहाँ पर जो है वो हमने चेक करके भी देख लिया पूरा डिटेल में. बट यू कैन डू इट डायरेक्टली, मतलब थोड़ा दिमाग लगा के आप कर सकते हो. ठीक है, ऑल राइट, लेट्स सी. दिस इज इजी नाउ, वेरी इजी. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जिफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जिफ. मतलब पहले जिफ निकाल के स्क्वायर कर रहे हैं, फिर स्क्वायर करके जिफ कर रहे हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो ये दोनों फंक्शन को देख लेते हैं अच्छे से. आपको 0 और 1 पे करना है, तो हम 0 और 1 से ही काम लगाएंगे. ध्यान से देखना, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से. दैट दिस फंक्शन वेयर इज इट डिसकंटिन्यूअस इज आस्क्ड. ओके, देयर इज वन ऑप्शन दैट सेज ऑल इंटीजर्स, देयर इज वन ऑप्शन दैट सेज ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0 एंड 1. कहाँ कहाँ पे वो डिसकंटिन्यूअस है वो उसने पूछा है. तो आइदर इट इज डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर, दैट इज वन पार्ट, या फिर इट इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट फॉर 0. पे अटेंशन टू माई वर्ड्स, इट इज डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट 0, which means that it is not discontinuous at 0. Not discontinuous at 0 का मतलब हुआ कि वो 0 पे continuous है. Okay, so that is the meaning of your option C. Similarly, D means कि वो 1 पे continuous होगा और B means कि वो 0 और 1 दोनों पे continuous, मतलब बाकी हर जगह पे discontinuous है 0 और 1 को छोड़ के, मतलब 0 और 1 पे क्या हो गया वो continuous. तो हमें बेसिकली 0 और 1 पे ही चेक करना है. ओके, अगर आपने स्टार्ट किया 0 से, चलो 0 को देखते हैं पहले. x अगर 0 से छोटा होगा तो जिफ ऑफ x जो है वो -1 होगा और जिफ ऑफ x का होल स्क्वायर विल बिकम 1. x अगर 0 से, और ये वाला भी चाहिए पर ठीक है उसको बाद में देखते हैं. 0 से बड़ा होगा तो जिफ ऑफ x की वैल्यू जो है वो 0 होगी और उसका स्क्वायर कर दोगे तो आपको 0 ही मिलेगा ना, 0 का स्क्वायर करोगे तो. हाँ, ओके. नाउ इफ x इज लेस देन 0, आपको ऑलरेडी बताया था x स्क्वायर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 0 से बड़ा ही होगा. एक्स स्क्वायर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 0 से बड़ा ही होगा. इसका अगर जिफ लोगे तो आपको 0 ही मिलेगा. ठीक है, और यहाँ पर भी सेम ही आएगा ना, x अगर 0 से बड़ा है तो भी एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा ही होगा. तो जिफ ऑफ एक्स स्क्वायर तो दोनों जगह पे 0 ही होने वाला है. तो बिफोर वी गो टू 1, हम पहले 0 के लिए चेक कर लेते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट 0 का क्या आएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ जिफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर माइनस जिफ ऑफ एक्स स्क्वायर. जिफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर लेफ्ट साइड में क्या है? जिफ ऑफ एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में 1 है, -0 विच मेक्स इट 1. राइट हैंड लिमिट, जब x 0 को पॉजिटिव डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है यानी कि उससे बड़ा है, इन दैट केस योर जिफ ऑफ x का होल स्क्वायर, ये वाले केस में वो 0 है और ये तो इधर भी 0 ही है, यानी कि 0 पे तो वो डिसकंटिन्यूअस
है, कंटिन्यूस नहीं है, मतलब 0 पे डिसकंटिन्यूस है वो, मतलब आपका इसका पता नहीं, ये और ये चला गया, ये हो सकता है। ओके, दीज टू ऑप्शंस आर नाउ एलिमिनेटेड। अब 1 की बात करते हैं। x जब 1 से छोटा होगा तो उसका जिव 0 होगा और उसके जिव का स्क्वायर भी 0 ही होगा। x जब 1 से छोटा है तो गाइज एक्स स्क्वायर भी 1 से छोटा ही होगा। x जब 1 से छोटा होता है तो उसका स्क्वायर भी 1 से छोटा ही होता है, यानी कि इसका जो जिव है वो भी 0 है। अब 1 से बड़े की बात करते हैं। x जब 1 से बड़ा है तो जिफ ऑफ x क्या होगा, 1, और उसका स्क्वायर करोगे तो भी आपको 1 मिलेगा। x 1 से बड़ा होगा तो x स्क्वायर भी 1 से बड़ा होगा, यानी कि इसका भी जो जिफ है वो आपको 1 मिलेगा। तो इस पे अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस जिफ ऑफ x का स्क्वायर माइनस जिफ ऑफ x स्क्वायर। इन दिस केस जब 1 से छोटा है तो जिफ ऑफ x स्क्वायर इज 0 एंड x स्क्वायर का जिफ इज ऑल्सो 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको 0 मिल रही है। राइट हैंड लिमिट, जब x 1 को पॉजिटिव डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है तो जिफ ऑफ x स्क्वायर, और ये जब 1 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू 1 है और इसकी भी वैल्यू 1 है, मतलब ये भी 0 आया, मतलब 1 पे तो वो कंटिन्यूस है, मतलब इट इज डिसकंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू 1। योर आंसर इज ऑप्शन डी। The question is framed in such a manner that you will be very inclined to tick the wrong answer. Don't do that please. आप हो सकता है कि सी टिक कर लो, बट ऐसा मत करना प्लीज, ठीक है। ऑल राइट गाइज, चलो नोट कर लो इसको भी। बाकी इंटीजर्स पे चेक करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आपके ऑप्शंस इस तरह है कि बाकी तो हर चीज़ एलिमिनेट हो ही जाती है, तो आपको चेक करने की ज़रूरत खास तौर पे है नहीं। बट अगर आप करना चाहो तो प्लीज़ बी माई गेस्ट, आप कर सकते हो। 2 पे कर लो, -1 पे कर लो, कितनों पे करोगे आप, सब पे तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। Oh, time for your homework question. You have f of x is equal to sine pi of the fractional part of x. You have to find the number of points at which it is not continuous. आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट के साथ क्या करना है, ऑप्शंस में पॉइंट्स दिए हैं वो जहां जहां पर कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इसको कर लो एंड लेट मी नो द आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। I hope you have understood these concepts. They may seem complicated, but with just a little bit of practice, you will be able to crack them very easily. If you have any questions, if you have any doubts, or if there's something that you have not understood, please let me know. And until next time, we will be seeing more concepts on continuity and differentiability very soon. Until then, bye bye. Take care. Thank you, and God bless you.